प्यारे बच्चों, तो हो गया है आगाज रन का। युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th का गणित मैथमेटिक्स का जो आपके एग्जाम होने वाला है 1 मार्च 2024 को क्लास 9th का गणित का एग्जाम होने वाला है। और उसके आज हम गणित का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी मेथड में। आज कमजोर से कमजोर बच्चे भी मैथ को बहुत ही आसानी तरीके से सीख जाने वाले हैं। जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जो बच्चे मैथ से भागते हैं, आज उनको मैथ से मोहब्बत हो जाने वाला है, प्यार हो जाने वाला है। तो आप इस सेशन को पूरा देखना, पूरे इस लेक्चर को देखना, आपको मैथ एकदम दिल और गुर्दा सब में घुसा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके पहले सवाल से। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है कि निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। काफी फेमस सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्नांकित में से कौन परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि परिमेय संख्या कहते किसको है। प्यारे बच्चों, P बटा क्यू, जिस संख्या को हम P बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जो संख्या को बटा के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका परिमेय संख्या होता है। तो बताइए, यहाँ पे जीरो परिमेय संख्या है। हाँ सर, जीरो परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अंडर रूट टू परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 2 का एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलता है। ठीक है, इसका पॉइंट में आ जाता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। और पाई, पाई आप जिंदगी भर याद रखिएगा बच्चों, पाई जो है ना अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या है, इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी सवाल आए बच्चों कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना रहा, तो आपको क्या करना है, दोनों संख्या को जोड़ देना और 2 से भागा दे देना। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7/2। कितना हो जाएगा, 7/2। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर एकदम टिक मार के डायरेक्ट घर दौड़े दौड़े आ जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और आपके सवाल थोड़ा सा घुमा सकता है, तो क्या बोलेगा कि दो संख्याओं के बीच के लिए परिमेय संख्या निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। तो a+b/2 है ना, दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधा करना है ना। तो यही यही चीज को हम लोग क्या किए, यहाँ पे अप्लाई किए हैं, a+b/2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 7/2। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे 3 क्या होगा, 3 तो परिमेय संख्या है, ये तो अपरिमेय है नहीं, क्योंकि 3 के नीचे हम 1 दे सकते हैं, ये p/q के रूप में लिख सकते हैं। और 1/3 ये तो ऑलरेडी पहले से हमारा 1/3 आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, ये पहले से p/q में। ठीक है, और अंडर रूट 4 इसका वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका 2 निकल जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 का वर्गमूल निकाले तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन आपको बोले थे ना हम कि पाई आप जिंदगी भर याद रखिएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा ना, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 जो हो जाएगा वो आपका पाई जो हो जाएगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। पाई क्या है, देखो सवाल आ गया, पाई क्या है, तो हम आप लोग को पहले बता चुके ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें क्यों ज्यादा टाइम पास करें, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्या है, 36/100 का दशमलव प्रसार क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। अगर इसका शांत हो गया बच्चों, ठीक है, शांत हो गया तो उसको हम लोग शांत बोलेंगे, और अशांत रहा तो अशांत बोलेंगे। सर कैसे पता करेंगे, तो 36 को बाबू, 36 को 100 से हम डिवाइड करेंगे, तो अगर हम इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.36। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कितना आएगा, 0.36। हमने ट्रिक से किया। सर कैसे ट्रिक, हमको भी बता दीजिए। बिल्कुल आपको भी बताएंगे। देखिए ऊपर कितना है, दो संख्या है, तो दो 36 लिख दिए। अब नीचे कितना जीरो है, 2। तो पीछे से हम दो दो संख्या गिनेंगे और पॉइंट उसके आगे लगा देंगे। कितना हो गया, 0.36। तो ये आपका क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, चूंकि 0.36 के बाद कोई भी संख्या नहीं आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत। सर अशांत किसको कहेंगे, जब बच्चों, जब इस तरीके से आता है 0.3666 है ना, या फिर 0.1 एक पॉइंट है ना, या फिर 1.3333, मतलब इस तरीके से आते रहता, पुनरावृत्ति होते रहता, तो उसको हम लोग अशांत कहते हैं। लेकिन जब इस तरीके का शांत हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, शांत। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े बढ़े बाबू, क्या दिया हुआ है अगला सवाल कि 5 + अंडर रूट 5 और इंटू में है 5 - अंडर रूट 5 किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए ये a+b, ठीक है, और a-b वाले फॉर्म में है। ठीक है, तो a+b इंटू a-b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। ठीक है, तो a कितना दिया हुआ है, 5, तो लिख देंगे हम 5 का स्क्वायर। क्लियर है? फिर b², b कितना दिया हुआ है, तो अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का हम कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कर दिए तो 5 × 25 हो गया बाबू, और माइनस
अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 होगा। सर कैसे? चूंकि आपको पता है बाबू, अंडर रूट 5 गुना अंडर रूट 5 करेंगे तो ओनली 5 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना। उसके बाद देखिए 25 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? इसको हटा देते हैं और अगले सवाल की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। ठीक है, चलिए। वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को अभी जल्दी से रोक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ठीक है, हाँ, क्या है 7 नंबर सवाल। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन एक चर में बहुपद है? एक चर में बहुपद, सबसे पहले आपको जानना होगा कि चर कहते किसको है। ठीक है, चर, चर जो होता है बच्चों, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, एबीसीडी जितना आता है ना, ये आपका चर होता है। और चर के अगर पावर में, चर के अगर घात में पूर्ण संख्या हो तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद, अन्यथा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो पहला नंबर ऑप्शन है कि एक्स का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे चर है और चर का स्क्वायर है, ये तो ऊपर में पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है कि नहीं है? पूर्ण संख्या कहते हैं किसको है? पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3, मतलब जो जीरो से है ना, ये 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, जो माइनस में ना हो, माइनस वाला पूर्ण संख्या नहीं होता है, जीरो के बाद होता है पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या किस कहते हैं किसको है? जो जीरो से स्टार्ट होता है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, ये तो आपका ठीक है। उसके बाद देखिए एक और चर दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके भी पावर में क्या है? कुछ नहीं है, तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है ना जी, तो ये भी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक चर है, एक ही चर है आपका एक्स एक्स। ठीक है, दो ठो नहीं ना, एक्स वाई नहीं है, एक ही चर है। और इसमें क्या है? बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी जो संख्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 3 4, ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा उस चीज को भी आप याद रखेगा कि अगर कोई भी चर अंडर रूट में हो तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी चर बटा में हो, ठीक है, क्या हो? बटा में हो, अगर कोई भी चर, तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी चर माइनस में हो, ठीक है, कोई भी चर अगर माइनस में हो, उसके पावर में अगर माइनस हो, ठीक है, तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई भी चर के पावर में अगर -3 हो, -2 हो, तो भी बहुपद नहीं होगा। तो ये 3 फॉर्म को आप याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कि अगर अंडर रूट में चर हो तो बहुपद नहीं होगा, बट्टा में अगर हो, जैसे कि ये देखिए वाई बट्टा में है ना, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अगर अगर आपका माइनस में हो, तो मतलब कि इसका घात जो है, पावर अगर माइनस में हो, तो भी आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, ट्रिक, ये ट्रिक को याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। 8 नंबर सवाल, क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ठीक है, तो आपको तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग को अभी हम क्या बताएं कि जो अंडर रूट में अगर कोई भी चर है तो वो बहुपद नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं इसके पावर में क्या है? पूर्ण संख्या है, इसके पावर में भी पूर्ण संख्या है, तो ये सब बहुपद है। बाकी ये जो पहला ऑप्शन है अंडर रूट में है, तो ये कट जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। 9 नंबर में क्या है? एक्स बराबर 1 के लिए बहुपद 5x - 4x² +3 का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका एक्स का मान जो है दे रखा है। ठीक है, अब जो आपका समीकरण दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ, उस पे आपको ये जो एक्स का मान है उसको हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए समीकरण क्या दिया हुआ है? 5x - 4x² +3। ठीक है, अब 5 लिखेंगे, एक्स के जगह कितना लिखना है? 1, तो ये क्या किस में है? तो गुना में है, तो गुना कर देंगे। माइनस 4 लिखेंगे, एक्स के जगह हम कितना लिखेंगे? 1, तो 1 का कर देंगे स्क्वायर +3। ठीक है, 5 1 5 है ना, फिर एक का स्क्वायर करेंगे 1, और 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 +3। ठीक है, अब देखो प्लस प्लस वाला को एक साथ जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? प्लस प्लस वाला को अगर हम एक साथ जोड़े तो 5 3 8 हो गया, और 8 में से हम क्या करेंगे? 4 को घटा देंगे, तो बचेगा हमारे पास कितना बचेगा जी? 4 बचेगा। ठीक है, तो कहाँ पे है 4? ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 9 नंबर भी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहाँ चला गया 10 नंबर? हाँ, ये रहा हमारा 10 नंबर। क्या बोला है कि x+1 से 3x² प्लस x-1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग शेषफल प्रमेय विधि से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? शेषफल प्रमेय विधि। तो जो पहला पद होता है बच्चों, उसका हम लोग शून्याक पहले निकाल लेते हैं। तो पहला पद क्या दिया हुआ है? पहला पद दिया हुआ है x+1, तो इसका हम शून्याक निकालेंगे, तो इसके बराबर में 0 लिख देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये प्लस में 1 है, इधर आके माइनस में, मतलब x का वैल्यू निकल गया कितना? -1 निकल गया। अब क्या करेंगे? जो समीकरण दिया उस पे हम लोग पुट करेंगे। समीकरण दिया हुआ है 3x² प्लस x-1। ठीक है, तो 3 लिखेंगे और x के जगह में हम लिखेंगे -1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस x के जगह में -1, फिर यहाँ पे -1। क्लियर है? जिस तरीके से दिया हुआ वैसी तरीके से हम लोग बैठा दिए। अब देखिए 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 1, माइनस हट जाएगा, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर देखो माइनस प्लस माइनस -1, फिर इधर -1। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये माइनस माइनस प्लस, तो एक एक 2 हो जाएगा। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू? 1 बचेगा। तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए काफी अच्छा सवाल है ये सवाल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि थोड़ा सा इधर होगा, नहीं हो रहा है। हाँ, 12x² माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसको गुणनखंड हम लोग कैसे करें? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको नीचे जगह बना लेते हैं। ठीक है, नीचे क्या करते हैं हम? जगह बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्व करवा दे रहे हैं आप। ठीक है, ताकि आपको फ्रेश दिखे, आप स्क्रीनशॉट ले ले, आप आसानी से उतार सको। ठीक है, चलिए तो अब बनाते हैं हम लोग अगले सवाल। हाँ, क्या है? 12x² है ना, 12x² माइनस 7x, ठीक है, और प्लस में 1 है। तो फर्स्ट लास्ट को आपको क्या करना है? गुना कर देना है। तो फर्स्ट लास्ट को गुना करोगे कितना हो जाएगा? 12x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 12x²। ठीक है, तो 12x² को अगर हम तोड़ते हैं, 12x² यहाँ लिखते हैं, और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो कितना से टूटेगा ये? ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे इस 7 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे तोड़े इसको? 4 तिया 12 है ना, 4 तिया 12, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 4x और 3x, तो 4 तिया 12। अब ऐसा लिखना है कि हमको -7 बीच में आ जाए, तो हम क्या करेंगे? -3 और -4 लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 12x², ठीक है, -3x और -4x और प्लस में 1। क्यों लिखे माइनस माइनस में? क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, और 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे? दो दो का पेयर बना देंगे, दो दो का दोस्ती बना देंगे। देखो इन दोनों का दोस्त और इन दोनों दोस्त, चलिए दोस्ती बन गया भाई। आगे बनते बढ़ाते हैं अब इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? तो सर एक्स नजर आ रहा है, तो एक्स लिख देंगे। और क्या नजर आ रहा है? 3, 3 का टेबल में दोनों चला जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3। अंदर में क्या बचा? 4x। ठीक है, 4 तिया 12x² हो गया। फिर यहाँ पे 3x पूरा निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, और इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है? सर कुछ नहीं नजर आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है, प्लस 4x, और ये माइनस कॉमन लिए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। और हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों ये वाला और ये वाला बराबर आना चाहिए, ब्रैकेट वाला। अगर बराबर नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। अब हमारे पास दो गुणनखंड क्या आ गया? 3x-1, मतलब ये वाला जो बाहर बाहर वाला है उसको एक जगह लिख देंगे, और जो ब्रैकेट वाला है उसको हम एक जगह लिख देंगे, 4x-1। तो ये आपका क्या हो गया? दो दो गुणनखंड हो गया। कहाँ पे है ये वाला? तो ये वाला आप देख सकते हैं, 3x-1 और 4x-1, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अब इसको हटा देते हैं हम, है ना। चलो आगे बढ़ो बाबू। अगला सवाल जो दिया हुआ आपका, क्या दिया हुआ है? 12 नंबर कि x-1 px जो दिया हुआ है x² प्लस x प्लस k का गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात करिए। चलिए k का मान निकाल लेंगे, क्योंकि कैप सर है तो k का मान तो जरूर निकालेंगे, क्योंकि कैप सर का k से स्टार्ट होता है नाम, इसलिए k का मान जरूर निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? ठीक है, k से किनका नाम होता है वो नीचे कमेंट करेंगे। हाँ, क्या है? x-1 है, और इसका पहले हम लोग क्या करेंगे ना, शून्यक निकाल लेंगे। क्या है? x-1, इसके बराबर में 0 दे देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा? ये -1 इधर आके +1, मतलब कि x का मान निकल गया 1। कितना निकल गया? +1। अब हम लोग ये जो समीकरण दिया है उस पे हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, तो क्या समीकरण दिया हुआ है? x² प्लस x और प्लस में k है। ठीक है, अब देखिए x के जगह में कितना लिखेंगे? 1, 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह में 1, ठीक है, और प्लस k। ठीक है, अब देखिए एक एक का एक और प्लस एक प्लस के, ठीक है, इसके बराबर हम लिख देंगे 0। ठीक है, क्या लिख देंगे? 0। और एक एक कितना हो जाएगा? 2 प्लस के, ठीक है, बराबर 0। तो के यही रहने दो, 2 इधर उठा के ले आ जाओ। ठीक है, तो ये प्लस में है, इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा। तो के बराबर कितना निकल गया? 2 निकल गया, -2। तो -2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किनको किनको समझ में आ गया कमेंट करेंगे बढ़िया से, और मजा आ रहा है जिसको वो भी कमेंट करेंगे। वीडियो को रोक कर करके करेंगे, है ना, भूल जाते हो आप लोग बहुत। ठीक है, भुलक्कड़ नंबर 1 हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू अगले सवाल की तरफ। हाँ, क्या है अगला सवाल कि इनमें से दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? ठीक है, दो चर वाला। चर तो आपको बता दिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो है आपका चर है। तो देखिए दो चर किस में है? दो ठो चर। तो देखिए इसमें एक ठो चर है सर, तो ये कट गया। इसमें सर दो चर है, एक्स और वाई, दो ठो चर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसमें एक के चर है, कट गया। इसमें एक के चर है, इसमें कट गया। कितना आसान था। देखो लॉलीपॉप सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, लॉलीपॉप। ठीक है, ऐसे सवाल, ऐसे ही तो सवाल आते हैं, मजे आ जाएंगे। ठीक है,
चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान में रखना होगा, इस चीज को ध्यान रखना, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करें, करने पर एबीसी का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे बी वाई है, और यहाँ पे 3y है, और यहाँ पे सी है, और यहाँ पे 9 है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और 9 को जो हम इधर कर देंगे, पहले पहले इस रूप में हम व्यक्त करते हैं। चलिए देखिए, 2x प्लस 3y, और ये 9 जो है बराबर के इधर, और तो हम इधर कर देंगे, क्योंकि सी इधर है ना, तो इधर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, माइनस में, प्लस था माइनस में, बराबर 0। अब देखिए ए का मान कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि एक्स के पहले क्या है, 2, ठीक है। बी कितना हो जाएगा, वाई के पहले जो है बी हो जाएगा 3, और सी का मान कितना हो जाएगा, -9। तो 2 3 9, ठीक है, 2 3 कहाँ 9 है, ए का मान 2, बी का मान 3, और सी का मान 9, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट हो जाएगा, सी का मान -9 है ना, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है अगला सवाल, इसको हटा देते हैं हम। हाँ, कि निम्न हलों में से कौन समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल है, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिएगा, ठीक है। पहले इसको क्या करते हैं ना, जगह बना लेते हैं। इसको हम जगह बना लेते हैं, यहाँ पे बना लिए जगह, और हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए कैसे सॉल्व होगा वो देखिए। अच्छा, अरे ऑप्शन में उठा दिए हम, ऑप्शन में मार दिए हैं, कैसे उठेगा, ऑप्शन में गड़बड़ा गया। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले। हाँ, अब हटाते हैं, है ना, अब हटाते हैं। ये हट गया हमारा सब चीज। अब बनाते हैं, यहाँ पर जगह तो बहुत बड़ा मिल गया। ये हमारा पेंसिल ले लिए, और ये हमारा इसको कम कर दिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो समीकरण दिया है उसको लिखेंगे x प्लस 2y बराबर में 6 लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन को एक एक करके ले चलेंगे, और दोनों साइड अगर बराबर जिसमें आ गया वही आपका आंसर सही होगा। तो देखिए इसमें जो ये दिया हुआ है 0 और 0, तो x का मान आपका 0 दिया, y का मान 0, पहले x का मान होता है बाद में y का मान होता है, इस चीज को याद रखिएगा, पहले x का मान बाद में y का मान, ठीक है। तो x का मान कितना है, 0, तो x के जगह में 0 लगा देंगे, y के जगह में भी 0 लगा देंगे, बराबर 6। तो देखिए 0 प्लस 2 शून्य शून्य बराबर 6, क्या दोनों साइड इक्वल आया, नहीं आया सर, नहीं आया, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। चलिए अब दूसरा ऑप्शन को उठाते हैं, फिर हो गया गड़बड़, हम मिटाने सोचे थे फिर गड़बड़ हो गया। चलिए चलिए बनाते हैं इसी में, है ना। अब दूसरा ऑप्शन को उठाते हैं, तो x बराबर कितना है, 0 है, और y बराबर कितना है, 4, तो x के जगह में 0 लिख देंगे, और y के जगह में कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे, बराबर 6। 0 का 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और बराबर 6। क्या दोनों साइड इक्वल है, नहीं है सर, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। चलो अगले सवाल की तरफ आते हैं, अगले ऑप्शन की तरफ। अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है, x बराबर 4 और y का मान 0 दिया हुआ है। चलिए x बराबर 4 और y का मान की जगह कितना बोला है, 0 बराबर, तो ठीक है। तो 4 और 2 शून्य शून्य बराबर 6, क्या 4 और 6 बराबर है, नहीं है बराबर, ठीक है, इज नॉट इक्वल, तो ये भी कट गया। चलिए अगला ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, और उम्मीद है कि ये तो आंसर होना ही चाहिए, क्योंकि 3 ऑप्शन अगर कट गया है तो एक ऑप्शन तो जरूर सही होगा, है ना। चलिए देख लेते हैं उसको भी हम लोग फटाक से करके। क्या दिया हुआ है, x बराबर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, y बराबर 1 दिया हुआ है, तो x के जगह में 4 लिख देंगे, y के जगह में 1 लिख देंगे। क्या हो गया जी, इस तरह क्या होता है, एकदम डरा देता है पूरा, ठीक है। x बराबर 4 और y बराबर कितना बोला, 1 बराबर 6, ठीक है। तो 4 और प्लस 2 1 2 बराबर 6। हाँ सर, दोनों साइड तो बराबर आ गया, 4 2 6 और 6 बराबर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आप लोग मार के और घर दौड़े दौड़े आ जाना, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ रवाना होते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हटा देते हैं ताकि आपको फ्रेश दिखे, है ना। हम्म चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो वीडियो को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है, ठीक है। आपके जो भी सहपाठी होंगे, जो भी आपके फ्रेंड होंगे, रिलेटिव होंगे, ठीक है, जो भी दोस्त होंगे, ठीक है, जिगरिया जो होंगे, ठीक है, सबको शेयर कर देना, ठीक है। क्या है, एक्स अक्ष प्लस वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप, एक कार्तीय तल होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे आपका चित्र भी दिया हुआ है, ठीक है, इसका नहीं है, दूसरा का है, लेकिन यही होता है कार्तीय तल। ये एक एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और बीच में जो कटान बिंदु है ना, इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, और अगला सवाल देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज।
और y निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे आपका x का पूछा है तो x का भुज हो जाएगा। आपके एग्जाम में अगर बोलेगा y निर्देशांक को क्या कहते हैं तो ये मत बोलिएगा कि सर आप नहीं पढ़ाए थे सर, तो आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां दिमाग लगाना है, क्योंकि हम अभी बता दिए ना कि x का मान अगर भुज है तो y का मान आपका क्या होगा। अगर y का पूछता तो क्या लिखते हैं, कोटि लिखते हैं, ऑप्शन 2 होता। ठीक है, अभी x का पूछा इसलिए भुज हुआ है। ठीक है, हाँ, ये मत बोलना सर कैफ सर नहीं बताए थे ये वाला क्वेश्चन, तो ये गलत बात है बाबू। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कि आकृति में बिंदु P का निर्देशांक है। ठीक है, तो आकृति आप देख सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छा सा आकृति है, और इस आकृति में आप देखिए P यहाँ पे लिखा हुआ है और P का निर्देशांक बोला है। तो P का निर्देशांक में हम लोग क्या करते हैं, पहले x का मान ढूंढते हैं, बाद में हम लोग y का मान ढूंढते हैं। तो देखो x वाला लाइन, ये सोया हुआ लाइन क्या है, x है। ठीक है, ये जो सोया हुआ लाइन है ना, ये आपका x है, और x वाले लाइन में कितना में टच हुआ है, तो 4 में, तो x का मान हो गया 4। और वाई वाला लाइन जो है, खड़ा वाला लाइन, इसमें कितने में टच हुआ है, तो 2 में टच हुआ है, तो 2 इसका हो जाएगा। तो 4,2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। क्या है, दो भिन्न रेखाओं के कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं। ठीक है, तो दो भिन्न रेखाओं के कितने बिंदु उभयनिष्ठ हो सकते हैं, तो मात्र एक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। दो वस्तुएं परस्पर संपाती होती है। ठीक है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है, तो बराबर वस्तुएं परस्पर संपाती होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, 54 का पूरक कोण क्या होगा। जब भी मेरे प्यारे बच्चों पूरक पूछा, जब भी पूरक पूछा तो आप क्या करना, एकदम आंख बंद करके 90 में से जो संख्या दिया रहेगा उसको घटा देना। तो कितना दिया हुआ, 54, तो 90 में से 54 घटा देंगे तो बच जाएगा 36, तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी पूरक पूछेगा तो 90 में से घटा देगा। ठीक है, अगर अगर संपूरक पूछेगा, ठीक है, जब भी संपूरक पूछेगा, ठीक है, संपूरक पूरक पूछेगा तो 90 में से घटाना, और संपूरक पूछेगा तो 180 में से घटाना है। तो इस चीजों को याद रखना दोनों को। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग रवाना होते हैं। देखिए अगला जो सवाल दिया हुआ आपका, कि 68 का संपूरक कोण क्या है। ठीक है, 68 का संपूरक कोण, अभी तो हमने जस्ट बताया कि पूरक पूछेगा तो 90 घटाना, और संपूरक बोलेगा तो 180 में से घटा देना। तो 180 में से 68 घटा दो, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 112, 112 कहाँ, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम वाले माप वाले कोण को क्या कहते हैं। तो 180 से अधिक मेरे प्यारे बच्चों और 360 डिग्री से कम, इस कोण को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, हाँ, सभी कोणों को हम एक एक बार बता देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग का एग्जाम में कोई भी सवाल आए तो आप उससे छोड़ करके ना हो। ठीक है, देखिए रिजु कोण किसको कहते हैं, जो 180 डिग्री का होता है, जो 180 डिग्री का होता है उसको हम लोग रिजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती तो आपको बता दिए कि 180 से ज्यादा, 360 से कम। संपूरक कोण किसको कहते हैं, तो संपूरक कोण उसको कहते हैं जब दो कोणों को मिला करके 180 डिग्री होता है। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दो कोणों को मिला करके 180 डिग्री होता है। अधिक कोण किसको कहते हैं, ठीक है, अधिक कोण किसे कहते हैं, तो जो 90 से ज्यादा और 180 से कम है उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। और एक और आता है बच्चों न्यून कोण, जो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, ये न्यून कोण होता है। अधिक कोण 90 से ज्यादा, 180 से कम। प्रतिवर्ती कोण 180 से ज्यादा, 360 से कम। ठीक है, तो ये सारी चीजों आपको छोटा छोटा चीज याद रखना होगा। ठीक है, हाँ लिख लो, कहीं पे लिख लो। ठीक है, जो बच्चे लिख रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, कि आकृति में ए ओ बी एक रेखा है, एक्स का मान है। ठीक है, तो देखिए आकृति आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि ये एक सरल रेखा है, और ये एक क्या है, एक इस तरीके से रेखा है। तो और दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए दोनों मिला के, है ना, दोनों का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 का। तो देखिए 5x और 4x, ठीक है, 5x और 4x दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो 5x और 4x कितना हो जाएगा, 9x बराबर 180। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 180, और ये 9 जो हो जाएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, यानी कि x बराबर आपका 20 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 20, है ना, x बराबर कितना हो जाएगा, 20। x का मान ही पूछ रहा था आपको, तो x का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो सवाल दिया हुआ है, अरे क्या हो गया, हाँ, अगला जो सवाल दिया हुआ है आपका,
कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है। तो आपको पता है बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, तो दो सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं, समान, असमान, बड़ा या छोटा। तो दो सर्वांगसम आकृति जो होते हैं वो समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं, इक्वल होते हैं। अगला देखो क्या है, 27 नंबर सवाल, कि निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांगसमता कसौटी नहीं है, कसौटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, अगर साइड एंगल साइड जो है ये आपका सर्वांगसमता कसौटी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला देखो 28 नंबर सवाल दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर ए बी और कोण बी बराबर 80 डिग्री, तो कोण ए कितना के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हट थोड़ा सा आप लोग को क्लियर में बताएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को फंसा सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग को फंसना नहीं है। ठीक है, आप लोग को फंसना नहीं है, क्योंकि कैप सर आपके साथ है। ठीक है, चलिए इसको हम पहले हटा देते हैं और जगह बना लेते हैं, और जगह बनाने के बाद हम क्वेश्चन को बनाएंगे। हाँ, चलिए जगह बन गया। अब देखिए क्या है 28 नंबर का सवाल, छोटा कर लो बाबू, छोटा कर लो पेंसिल। ए हो जाना चाहिए। हाँ चलिए ये हो गया। हाँ, अब देखिए क्या है, त्रिभुज एबीसी में, तो हम त्रिभुज एक एबीसी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज एबीसी बना लेंगे। ठीक है, त्रिभुज एबीसी, ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। इसमें बोला कि बीसी और एबी बराबर है। बीसी जो है बच्चों ये वाला, और ए बी, ये दोनों क्या है, दोनों जो भुजा है बराबर है। और कोण जो बी दिया हुआ है आपका 80 डिग्री दिया हुआ है। कोण ए का मान निकालना है आपको, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा बाबू, तो इसका मान निकालने के लिए बहुत ही अच्छा आप लोग को मेथड है। ठीक है, देखिए आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो लिख लो कि बीसी बराबर ए बी दिया हुआ है। ठीक है, यही ना दिया हुआ है जी, बिल्कुल यही। तो बीसी के सामने वाला कोण कौन सा दिख रहा है, कोण ए दिख रहा है। कौन दिख रहा है, कोण ए, तो कोण ए लिख देना। ठीक है, बराबर एबी के सामने वाला कोण कौन सा है, तो देखिए एबी का सामने वाला कोण अगर देखे तो ये सी है। क्या है, सी है, तो सी। इसका मतलब कि अगर बीसी और एबी बराबर है तो कोण ए और कोण सी भी बराबर है। कोण ए और कोण सी भी बराबर है। आपको ए का मान निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर ये बी 80 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दोनों मिला करके, कोण ए मिला करके और कोण सी मिला करके कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 80 डिग्री है तो ये ए और सी को अगर मिलाएंगे हम तो 100 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों मिला के तो 180 होना चाहिए। अब देखो ए और सी आपको पता है कि दोनों बराबर है, तो 100 अगर दोनों मिला करके है तो आधा आधा बांट दो ना बाबू, तो ये 50 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका ए का मान पूछ रहा था ना, तो तीसरा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और सी का भी पूछता तो भी आपका 50 ही होता, तो उसमें गड़बड़ाना मत आप लोग कि ए का पूछेगा तबे 50 होगा, सी का पूछता तो भी 50 होता। ठीक है, क्योंकि दोनों का है बराबर है। चलो आगे की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला जो सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कि चतुर्भुजों, है ना, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो चतुर्भुज का अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। ठीक है, कितना होता है, 360। ठीक है, चतुर्भुज का जो अंतः कोण होता है वो 360 होता है। हाँ सही है ना जी। हाँ, चतुर्भुज का अंतः कोण जो होता है वो आपका 360 होता है। ठीक है, कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ चला गया जी, ये 360 है ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलो आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, सबसे बड़ा कोण कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग को हम थोड़ा सा क्लियर में बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्लियर में बताएंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए छोटा होना जी, हाँ छोटा बाबू। हाँ चलिए, अब देखो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे हम लोग, कि यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया हुआ और इसका जो कोण दिया हुआ अनुपात में दिया हुआ 3 अनुपात 5 अनुपात 9 अनुपात 13। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो भुजा अनुपात में है इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। तो 3x, ठीक है, 5x, और कितना हो जाएगा, 3x, 5x, 9x, और ये 13x। ठीक है, और आपको पता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x। ठीक है, और सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब सबको जोड़ो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30x बराबर 360। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा, तो 360 में से हम 30 को डिवाइड कर देंगे, तो 0 0 12 या कितना हो जाएगा, 36, यानी कि x का मान निकल गया 12।
ठीक है, लेकिन आपको बोला था सबसे बड़ा कौन, तो आप साफ साफ देख सकते हैं बच्चों, 3x बड़ा है, 5x बड़ा है, 9x बड़ा है कि 13x, तो 13x बड़ा है। कितना x बड़ा है, तो 13x बड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 13x का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना लिखेंगे 13, और x का मान कितना निकला 12, तो 13 और 12 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 13 को गुना करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 156 हो जाएगा मे बी ना, हाँ 156 ही होना चाहिए। देखिए 12 के 12 36 का 6 हाथ बचा 3, 12 का 12 और 3 15, ठीक है 156 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। हाँ, तो उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा काफी। ठीक है, समझ में सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हो नीचे। ठीक है, बेझिझक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कमेंट करेंगे, मैं अगली बार कोशिश करूंगा आपको वो चीज और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है, क्या होता है, त्रिज्या, व्यास, जीवा, वृत्तखंड। तो जो वृत्त होता है बच्चों, ये वृत्त है, और वृत्त की जो जीवाएं होती है बहुत सारी होती है, ऐसे बहुत सारा, देखो कितना सारा होता है, बहुत सारा होता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा जीवा होता है, जो बीच बीचवम होता है ना, वही उसका सबसे बड़ा जीवा होता है कि नहीं। देखो ये छोटा है, ये छोटा है, लेकिन जो सबसे बीच में रहेगा वही ना सबसे बड़ा होगा। और सबसे जो बीच में है, जो केंद्र से होकर जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा जो होती है, वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अर्धवृत्त का कोण जो होता है समकोण होता है। अगला सवाल की तरफ आइए। एक त्रिभुज की भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर की है, तो इस त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, इस त्रिभुज को क्या निकालना है, आपका परिमाप निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है बच्चों, वो होता है, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, एक मिनट रुके थोड़ा सा, हाँ, त्रिभुज का जो है परिमाप जो होता है, वो होता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये सबको जोड़ दो, मतलब जितना भुजा दिया मैं सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 24 प्लस 32। ठीक है, हम ऐसे जोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा वाला जोड़ देते हैं। तो 4 2 कितना हो गया 6, 4 2 6 और 3 9, 96 हो जाएगा। तो इसका जो त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा 96, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आइए आप लोग। हाँ, 34 नंबर। ठीक है, 34 नंबर आप लोग को हम बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे, क्योंकि ये हीरोइन का सूत्र है। किसको सूत्र है, हीरोइन का। कौन हीरोइन का, ठीक है, ये कमेंट करो आप लोग, कौन सा हीरोइन का आप लोग को सूत्र चाहिए। ठीक है, वही सूत्र आज हम लगाएंगे, और जो बोल देगा बाबू तुम लोग सही, वही वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, चलो, तो देखो कैसे बनाते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, जगह बनाएंगे, है ना। जगह हमारे पास बहुत कमी है, तो इस जगह को हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। ये क्या हो गया था जी, 36 नंबर क्वेश्चन हिल गया था जी। कोई बात नहीं, अभी हम 36 नंबर भी क्वेश्चन बताएंगे आपको। चलिए, जगह मिल गया, और जगह चाहिए, नहीं सर इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा। चलिए, तो इतने में हो जाएगा तो कर लेते हैं काम। ठीक है, हाँ, पहले पेंसिल को छोटा कर लो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा पूरा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज की भुजाएं दी गई है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये हीरोइन का सूत्र निकालने के लिए आपको सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, अर्ध परिमाप। त्रिभुज का जो है ना अर्ध परिमाप निकालना पड़ता है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा सी होता है। अब इसी का आधा निकाल देंगे, तो आधा कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस 24 प्लस 32। ठीक है, और बटा में हम 2 कर देंगे। ठीक है, बटा में क्या कर देंगे हम, 2 कर देंगे। तो जोड़ो सबको, कितना हो जाएगा, 40 24 और 32 कितना हो जाएगा जी, 96। अभी हम लोग जोड़े थे 96 और बटा 2, तो 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग हीरोन का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग एस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अर्ध परिमाप को हम लोग एस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज का परिमाप लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला किसको किसको याद था, कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला क्या है, यहाँ पे एस कितना दिया हुआ 48, तो 48 लिख देंगे। फिर लिखेंगे 48 माइनस ए, कितना दिया हुआ, ए आपका 40 दिया हुआ है, तो 40 लिख देंगे, है ना। और एस बी, बी कितना दिया हुआ है 24, तो 24 लिख देंगे। एस का है लिख दिए जी तो इसके जगह में 48 ना लिखना है, ए की जगह में 48 लिखना है। चलिए, 48 लिखना बाबू, 48। ठीक है, यहाँ पे ए इसके जगह में 48 माइनस सी के मान की जगह कितना है, सी सी कितना था जी 32 था, 32 लिख देंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद आ जाइए यहाँ पर, ये क्या हो रहा है जी। ठीक है, 48 का 48 लिख दो,
ठीक है। और 48 में 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 8 बचेगा, इनटू फिर 48 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 48 में जब हम 24, 48 में हम जब 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सही जा रहे हैं ना जी, 48 में 40 घटा रहे थे, हाँ ठीक तो है। 48 में जब 24 घटा देंगे तो 24 बचेगा, इनटू 48 में जब 32 घटा देंगे, 48 में जब 32 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, ठीक है, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 16 बचा, ठीक है। इधर आ जाइए। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ऐसा करेंगे इसको कि दो दो का जोड़िया लग जाए, ठीक है। तो 48 को हम क्या करेंगे, 24 गुना 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 24 गुना 2, और 8 को 8 ही रहने दो, चूंकि 8 का भी जोड़िया लग जाएगा, ठीक है। फिर देखो इसको 24 को क्या कर दो ना, 24 को जो है 24 ही रहने दो, चूंकि 24 एक ठो लिखा गया था ना, तो 24 रहने दो। 16 को हम लोग लिख सकते हैं, 16 को 8 गुना 2, हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जोड़िया सबका मिल गया, ठीक है, सबका जोड़िया जो है ना मिल गया, ठीक है। देखो 24 24 24 24 मिल गया, ठीक है। तो दो दो ठो मिल गया तो एक ठो बाहर निकाल दो, इनटू दो और दो भी मिल गया तो इसको भी बाहर निकाल दो, 8 और 8 मिल गया तो इसको भी बाहर निकाल दो, अंदर में कुछ बचा नहीं बचा तो सबको गुना कर दो, कितना हो जाएगा, जो 8 दूनी 16, और 16 और 24 को हम जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 384, कितना हो जाएगा, 384, ठीक है। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग उतार लो फटाक से, ठीक है, यही इसका त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। उतार लो फटाक से। चलिए अब हटा दे, हटाते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अगले की तरफ। ये क्वेश्चन एक तो क्या हो गया जी इस तरीके से, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगले वीडियो में उसको बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप लोग देखिए मैथ का बहुत वीडियो अपलोड है, ठीक है, मैथ का है, हमको लगता है 6-7 वीडियो अपलोड है, साइंस का आप लोग का 7 से 10 वीडियो अपलोड है, सोशल साइंस का सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, ठीक है, जिसका हम लिंक जो है व्हाट्सअप अपने व्हाट्सअप चैनल पर भेजे हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाएं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया वहां पे मैं सबका लिंक दे दिया हूं कि अगर आपको मैथ की तैयारी करना है तो मैथ वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर आपको साइंस की तैयारी करना है तो साइंस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि एक घन जिसका किनारा x है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो उस घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है आपका 4a², ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है किनारा, तो 4x² हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x², यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में, ठीक है। 36 वाला क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं क्या है, सो वहां पे मिस प्रिंट क्यों हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो आप लोग, वेट करो, तुरंत हम देख रहे हैं फटाक से, लेट नहीं लगेगा। 36 नंबर ना, 36 नंबर में हाँ बोला है कि किसी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, ठीक है। किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है, किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है। तो घनाभ कैसा होता है बाबू, तो घनाभ आपको पता है सर कि घनाभ जो होता है ना ऐसा होता है, देखिए इस तरीके से घनाभ होता है, और घनाभ में कितना किनारा होता है, तो 12 ठो होता है, 4 ठो ऊपर, 4 ठो नीचे और 4 ठो इधर पायवा, ठीक है, पाया देख रहे हैं ना, 4 ठो पाया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12, तो 12 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। घनाभ में किनारों की संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन भी हम लोग को मिल गया था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे अगला सवाल कि एक घनाभ जिसकी लंबाई l है, चौड़ाई b है, ऊंचाई h है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2h l प्लस बी, एल प्लस बी, ठीक है, 2h l प्लस बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर तो दूसरा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, यही चार तीन तीन में से ऑप्शन है आपका, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा बताइएगा, और लिख के बोलिएगा वहां पे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख के बोलिएगा, ऐसे नहीं, ठीक है, हाँ, ताकि हम समझ जाए, ठीक है। हम फिर बार बार वीडियो नहीं देखेंगे जी कौन सा क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो आप, ठीक है, तो उस चीज को लिख के भेजिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल के, इस तरीके से आपको और प्रैक्टिस होगा, अच्छा होगा, है ना। एक गोला जिसकी त्रिज्या r है, आयतन होगा, ठीक है। तो गोले का जो आयतन होता है बच्चों वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा गोले का आयतन, आप लोग को फॉर्मूला सभी याद रखना है, ठीक है। हमने फॉर्मूला वाला भी वीडियो शॉर्ट में डाला है, तो शॉर्ट वाला वहां से आप लोग वीडियो को रोक करके और लिख लेना अच्छे से, ठीक है। हाँ मेरा शॉर्ट वाला वीडियो में जाइएगा मिशन 2 चैनल पर, और शॉर्ट वाला वीडियो में जाकर के अब देखिएगा फॉर्मूला कहाँ है, बस 2-4 वीडियो के नीचे होगा। क्या है, मिलान चिन्ह का बारंबारता क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप बच्चों कि 1 2 3 4 और इस तरीके से, तो 5 हो गया इधर, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 2 2 4 है ना, 1 2 3 4, तो 5, और यहाँ पे 4 ठो है, तो 5 4 कितना हो गया, 9, तो 9 ठो हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 40 नंबर जो कि लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो निश्चित घटना जब भी बोलेगा ना, तो ये आपका 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। याद रखिएगा, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है? और अगर बोलेगा कि असंभव घटना की प्रायिकता, ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना, तो जो माइनस में होगा ना, वही आपका असंभव घटना प्रायिकता होगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, मतलब 0, 0 इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को अच्छे से लाइक कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करना है आपको शेयर करना है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है, वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग ऐसे भी शेयर करते नहीं हो। ठीक है, कर दोगे तो कोई नुकसान भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखो, अगर लगा अच्छा आपको तो कर दो शेयर। ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और कोई भी दिक्कत है आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमारा इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।